नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 वसंत भाग 3 के पाठ 16 पानी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके लेखक के जीवन परिचय को देखते हैं। लेखक है रामचंद्र तिवारी जी, जिनका जन्म 4 जून 1924 को वाराणसी में हुआ और मृत्यु 4 जनवरी 2009 गोरखपुर में हुआ। इनकी प्रमुख कृतियां हैं हिंदी गद्य का साहित्य, आधुनिक हिंदी आलोचना संदर्भ में दृष्टि, कबीर मीमांसा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना कोश, और इसके पश्चात इन्हें पुरस्कार भी मिले। साहित्य भूषण पुरस्कार, हिंदी गौरव सम्मान, साहित्य वाचस्पति सम्मान और साहित्य भूषण सम्मान। लेखक कौन है? रामचंद्र तिवारी। ये एक निबंध है जो पानी के बारे में हमें बताया है, उसके जीवन चक्र के बारे में बताया है। लेखक जो हैं रामचंद्र तिवारी जी, इस लेख में ओस की बूंद को जरिया बनाया है उन्होंने, और किस तरह से पानी का रूप होता है, पानी की रचना होती है और कौन कौन से तत्व पानी में शामिल होते हैं, यही इस पाठ में बताया है। और पानी के जीवन चक्र के बारे में बताया है, किस प्रकार से समुद्र का पानी भाप बनकर उड़ता है और किस प्रकार से बाकी प्रक्रिया इसके भाप बनने तक होती रहती है। ऐसा हम विज्ञान के अध्यायों में भी पढ़ते रहते हैं। तो यही पानी के जीवन चक्र को यहाँ समझाया गया है। पाठ को शुरू करते हैं। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। कौन बढ़ा था? लेखक रामचंद्र तिवारी जी ने स्वयं के बारे में बताया है कि वे टहल रहे थे, घूमते घूमते आगे बढ़े और जैसे ही बेर की झाड़ी के पास पहुँचे तो वहाँ से एक पानी की मोती सी बूंद उसके हाथ पर आकर गिर पड़ी। और मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झंकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बाजा बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के 2 कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हों। क्या बोल रहे हों? कि जैसे उसी सुरीली आवाज़ से मैंने सुना, सुनो सुनो, मैं चुप था। यानी कल्पना की है लेखक ने कि जो पानी की बूंद थी जो उसकी हथेली पर आ गई थी, तो वो जैसे सुरीली आवाज़ कर रही हो और लेखक को बुला रही हो। आगे देखो, मैं चुप था, फिर आवाज़ आई, सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ। तो देखिए, यहाँ से शुरू होता है ओस का इतिहास। ओस स्वयं अपने बारे में बताएगी इस पाठ में। जानता हूँ, मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं और जल भी। मालूम है, मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। पानी ने बताया, उस बूंद ने बताया कि मैं कहाँ से आई हूँ। बेर के पेड़ में से आई हूँ, बेर की झाड़ी में से आई हूँ। लेखक ने कहा, झूठी। मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फंवारा निकलता है? लेखक ने बताया कि ये बेर के पेड़ से तो आ नहीं सकती, तो कहाँ से आई है? बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देख रहे हो, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में खींच लेते हैं।
कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीन कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। भाव यह है बच्चों कि बूंद ये बता रही है कि वो कहाँ से आई। वो बूंद बताना चाहती है कि पेड़ में जो जड़ें होती हैं, कई प्रकार की जड़ें होती है, लंबी जड़ें, छोटी जड़ें, और उस जड़ों में रोए भी निकले रहते हैं इस प्रकार से। और जब हम पेड़ में पानी डालते हैं तो ये जो जड़ है वो पानी को सोख लेते हैं और पानी को सोख करके और उसे अपने प्रयोग में लेते हैं। उनमें से जो बची खुची पानी है, बचा हुआ जो पानी है, वो ओस के रूप में पेड़ के पत्तों पर हमें नज़र आता है। वहीं से वो पानी की बूंद लेखक के हाथ पर गिरी थी। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। रोए से यानी पेड़ की जड़ से। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई, यानी कि पेड़ की जड़ में चली गई। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। देखो, उत्सुकता बढ़ती ही है। मेरी उत्सुकता बढ़ गई। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा हो। मेरा एक भाई भी वहाँ लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था, यानी कि पेड़ जो है वो और पानी सोख रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी और मैं उन दोनों के बीच पिस चली। मैं लगभग 3 दिन तक ये सांसत भोगती रही, यानी ये अत्याचार भोगती रही 3 दिन तक। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचा कर भागी। यानी पत्तों के अंदर जो छोटे छोटे छेद बने होते हैं, ओस की बूंद उसी में से तो निकलती है। तो मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देता है जा चुके थे और वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही, यानी वो इंतज़ार कर रही थी सूर्योदय का, क्योंकि सूर्य उदय होगा, प्रकाश उस पर पड़ेगा, तभी वो वहाँ से भाप बनकर उड़ सकती है, उससे पहले नहीं उड़ सकती। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें छू नहीं सकेगा। भैया, तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी, यानी कि भाप बन जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। यानी वो हाथ में लेकर के लेखक खड़े हुए थे, तो बूंद उसको ये बता रही है कि मैं तुम्हें इतनी अच्छी कहानी सुनाऊंगी कि तुम्हारा समय आराम से कट जाएगा और सूर्योदय होने तक मैं तुम्हारे हाथ पर सुरक्षित रह पाऊंगी और तुम्हारा हाथ भी नहीं दुखेगा। लेखक ने कहा, अच्छा सुनाओ। तो सुनाने लगी। क्या सुनाया उसने? बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हद्रजन यानी हाइड्रोजन और ओशजन यानी ऑक्सीजन नामक 2 गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। लपटों के रूप में यानी आग के रूप में विद्यमान थी। कौन कौन सी गैसें? एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ये दोनों मिलकर ही तो पानी बनते हैं। तो यह पहले लपटों के रूप में सूर्यमंडल में विद्यमान थी और सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? लेखक पूछ रहे हैं ये बात। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि वो जब इधर उधर भटक रही है तो क्या उनके पुरखे, उनके बुजुर्ग अभी
उनके साथ नहीं है, ऐसा लेखक पूछना चाहते हैं। बूंद बता रही है कि हैं, उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। जो जो पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा न हुआ। वह सूर्य से सहस्रों मील दूर से ही घूम चला, यानी मुड़ गया। परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के एक भाग टूटकर उसके पीछे चला, यानी सूर्य का छोटा सा टुकड़ा टूट गया और सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। किस प्रकार आग का गोला थी? बच्चों, समझ में आया कि एक बड़ा प्रकाश पिंड जब आया और घूम गया, उसकी आकर्षण शक्ति से हमारे सूर्य से कई टुकड़े टूटकर गिरे और उन टुकड़ों में से एक टुकड़ा है हमारी पृथ्वी। क्योंकि सूर्य का टुकड़ा है इसीलिए यह आग का गोला थी। इसमें बहुत प्रचंड गर्मी थी और इस प्रकार धीरे धीरे जब ये ठंडी हुई तब हमारी ये पृथ्वी बनी। ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। धीरे धीरे समय के साथ पृथ्वी ठंडी होती चली गई और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन, ओजन यानी ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई, यानी इन दोनों के मिलने से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से इनके बीच जो क्रिया हुई उससे पानी की उत्पत्ति हुई। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया और मुझे उत्पन्न किया, यानी अब वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं दिखते थे, अब वो पानी के रूप में आ गए और उनका रूप परिवर्तित हो गया। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, सबसे पहले भाप रूप में था, वह अब अत्यंत छोटा हो गया जब वो जम गया और बर्फ बन गया। वह पहले से कोई 70वां भाग रह गया, 70वां भाग रह गया। मैंने देखा कि मेरे चारों ओर असंख्य साथी बर्फ बने हुए थे, यानी कि पूरे के पूरे जम गए थे। जहाँ तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त तो कुछ दिखाई न पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था, यानी सूर्य की किरणें जब बर्फ पे पड़ती हैं तो बहुत ही सुंदर वातावरण उपस्थित हो जाता है। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ, बड़े आनंद का। कितने दिनों तक? लेखक ने पूछा कि ये आनंद का समय कितने दिनों तक रहा। तो ये बात ऐसा लगता है कि ध्रुव के आसपास की बात हो रही है जहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। आगे देखें, बूंद ने क्या जवाब दिया कि कई लाखों वर्षों तक वह इसी प्रकार से जमी रही। कई लाख, आश्चर्य हुआ ना लेखक को। हाँ, चौंको नहीं, मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं हुए। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। यानी कि 100-200 वर्ष जिसके लिए दाल के नमक के समान भी नहीं है, तो बताइए उसकी उम्र कितनी रही होगी। तो यानी वह बहुत दीर्घजीवी है, बहुत लंबी उम्र की है। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हों। सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में न था।
बहुत पता चल लगाने पर ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल रहे हैं, यानी कि ऊपर बर्फ जमी हुई है और नीचे पानी बनता जा रहा है। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही, यानी वो फिसल करके समुद्र में चली गई और समुद्र में घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के चलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। अब देखिए समुद्र के अंदर उसने क्या क्या देखा, वो सब बूंद हमें बताने वाली है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ मेरे बंधु बांधवों का मतलब है कि इसने सोचा था कि समुद्र में केवल पानी ही है, लेकिन जब ये समुद्र में पहुंची तो इसे पता चला कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे जीवों की है और उसमें निरा नमक भरा हुआ है। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया, जी मिचलाने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, समुद्र के भीतर भी चलकर देखना चाहिए कि वहाँ क्या है। तो इस प्रकार इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया, यानी बूंद समुद्र के अंदर चली गई। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे, यानी समुद्र में विचित्र प्रकार के जीव होते हैं। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे देखे, जालीदार मछलियाँ, कई कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ। इस प्रकार के जीव भी उसने समुद्र में देखे। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य के कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। तो देखिए कितने अजीब व गरीब जानवर समुद्र में रहते हैं जो ऊपर से दिखाई नहीं देते। फिर क्या हुआ, बूंद और गहराई की खोज में चली गई। कहती है मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ इसके पास आ जाती थी और यह जब भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। तो देखिए इस प्रकार से उसके भोजन की व्यवस्था भी हो जाती थी। बड़ी ही विचित्र है। जब मैं और नीचे समुद्र की गहराई तक यानी तह में पहुंची तो देखा कि वहाँ भी जंगल है। छोटे ठिंगने, मोटे पत्ते और कई तरह के पेड़ बहुतायत से उगे हुए हैं। वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंधे और महा आलसी हैं, यानी कि वो कहीं इधर उधर नहीं जाते, बस इन पहाड़ियों में गुफाओं में ही पड़े रहते हैं। इसीलिए बूंद ने उसे आलसी बताया है। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चलें, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। यानी वो नीचे चली तो गई किंतु ऊपर आने में उनको बहुत परेशानी हो रही थी। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है, यानी धीरे धीरे पानी समुद्र के अंदर कम होता चला जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वही पड़ा रहना ठीक लगा। मतलब कुछ लोगों ने अपनी सहमति ये दिखाई कि हमें चट्टान में ही पड़ा रहना चाहिए, परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले कि हम खोज करेंगे,
पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छुपा हुआ है। तो इस प्रकार जो उत्सुक थे वो कर्ण आगे बोलते हैं कि अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। ये कौन सा स्थान रहा होगा बच्चों? ये बिल्कुल धरती के बीचों बीच का स्थान है जहाँ पर आज भी धरती गर्म है। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जा रहे थे। इससे अचानक ऐसी जगह आ पहुँचे जहाँ तापक्रम बहुत ऊंचा था, यानी धरती का बिल्कुल बीच का कोर जिसे कहते हैं उसके अंदर वो जा पहुँचे जहाँ पर तापमान बहुत ऊंचा रहता है। यह हमारे लिए असह्य था। इतना असह्य तापमान वहाँ पर था कि हमारे अगुआ कांपे और देखते देखते उनका शरीर ओजन और आर्द्रजन में विभाजित हो गया। यानी उनके अगुआ यानी उनके आगे जो बूंदें चल रही थी वो बूंदें जब उस तापमान के संपर्क में आई तो वापस उनका शरीर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बदल गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए, यानी ये बूंद संभल गई। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। गर्भ रह रहकर हिल रहा था यानी ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर धरती हिल रही थी। अंदर ही अंदर एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ। हम बड़ी तेज़ी से बाहर फेंक दिए गए, यानी कि भूकंप आया होगा। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। पीछे देखने से जब पीछे देखा तो ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं और लपटें निकल रही है, यानी कि ये ज्वालामुखी है। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुँचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमने दर्शन किए। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। यानी इस प्रकार वो आकाश में वो बूंद पहुंच गई ज्वालामुखी के माध्यम से। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुकाए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली हो एक और बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। यानी वो घूम फिरकर वापस पृथ्वी पर आ गई है। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। यानी इससे हमें पता चलता है कि रेत कैसे बनी, कि पत्थर से जब पानी टकराता है तो वह छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है, जिसे हम रेत कहते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। सरिता के वे दिवस बड़े मज़े के थे। सरिता यानी नदी में बह गई और नदी में जो उसने दिन बिताए वो उसे बहुत मज़ेदार लगते थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बढ़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को नोता दे दिया। जो ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल में घूमती फिरी। मैं प्रति क्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा करने लगी थी। भाग्य मेरे साथ था। बस
एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। वहां रुकी, सूर्य निकल आए थे। बस, मैंने कहा, हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। और वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। तो देखिए कितना लंबा सफ़र एक पानी की बूंद ने, उस ओस की बूंद ने किया। रामचंद्र तिवारी जी ने हमें बताया। तो बताइए आपको ये सफ़र कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।